तो ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन। और फर्स्ट क्वेश्चन है 7:p प्रपोर्शन 35:45। अब देखो ये प्रपोर्शन में है चारों नंबर, तो वही बात इसको भी हम दो ही तरीके से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में तो हम चेक कर रहे थे कि प्रपोर्शन है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो गिवन है कि प्रपोर्शन है। इट मीन्स अगर प्रपोर्शन है तो क्या होगा, फर्स्ट मेथड तो यही है कि ऐसे करके चेक कर लो कि इनका रेशियो, मतलब जो पहले दो नंबर हैं इनका रेशियो और लास्ट के टू जो नंबर हैं उनका रेशियो जो है वो इक्वल होगा। समझ रहे हो ना, अगर ये प्रपोर्शन बना रहे हैं तो इट मीन्स रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर एंड लास्ट टू नंबर इज इक्वल। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं 7/5 7/p इक्वल्स टू 35/45। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, अब इसको रिड्यूस कर लो, ये वाले नंबर को, ये कट हो जाएगा, किससे होगा 5 से हो रहा है, 5/7 5 7 35 और 5 9 45। तो देखो 7/p इक्वल्स टू 7/9। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ना p की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये 7 का 7 है तो ये 9 का 9 ही रहेगा, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। बताओ कोई प्रॉब्लम। देखो तो सेकंड में भी सेम ही है कि p/8 और प्रपोर्शन 27/72। हमें यहाँ भी p की वैल्यू बतानी है, तो यही मेथड मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा कि पहले दो का रेशियो इक्वल्स टू लास्ट टू का रेशियो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इनको रिड्यूस कर लिया करो इधर वालों को, क्योंकि इधर तो कर नहीं सकते, उधर तो नंबर है ही नहीं, उधर तो वेरिएबल है। तो देखो 9 से 9 3 जा और 9 8 जा, जैसे ही तुम रिड्यूस करोगे वैसे ही तुम्हें आंसर दिख जाएगा। इधर हो गया 3, इधर हो गया 8। तो देखो नीचे तो सेम है ना, नीचे सेम है, इट मीन्स ऊपर वाली वैल्यू भी सेम होगी। तो p की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, या फिर वही ये मेथड भी कर सकते हो कि p × 72 इक्वल्स टू 8 × 27। बात एक ही है, ऐसे करोगे तो भी यही आंसर आएगा। अगेन इसको भी ऐसे ही करना है, 3/p इक्वल्स टू 21/77। जैसे ही उसको काटोगे, चलो एक और कर ही लेते हैं, 3/p इक्वल्स टू 21/77। देखो इधर वाले नंबर ना 7 की टेबल आनी चाहिए बेटा, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठे देखोगे। तो 3/p इक्वल्स टू 3/11। अब देखो ऊपर 3 है तो p कितना होगा 11 होगा। तो एक जो क्वेश्चन है वो तुम खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, p/9 और 30/54। ठीक है, देखो बेटा फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब क्या है, देखो अभी हम प्रपोर्शन पढ़ रहे थे, अभी पीछे जो हमने क्वेश्चन किए तो 4 नंबर होते थे 1 2 3 एंड 4, और उनमें क्या था, उनको हम प्रोपोर्शन में कह रहे थे इफ़ रेशियो ऑफ फर्स्ट टू एंड रेशियो ऑफ लास्ट टू इज इक्वल, कि अगर पहले दो नंबर का और आखिरी दो नंबर का रेशियो इक्वल था तो हम कह रहे थे कि ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यही होता है प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ चौथा नंबर क्या लें हम, फोर्थ नंबर क्या लें कि फर्स्ट टू का रेशियो और लास्ट टू का रेशियो जो है वो सेम हो जाए। हमें फोर्थ नंबर निकालना है, तो हमें तो पता नहीं है फोर्थ नंबर क्या है, हमने उसको x ले लिया। ठीक है, हमने उसको x सपोज कर लिया। अब प्रोपोर्शन में तो इसका मतलब क्या होगा, पहले दो का रेशियो और लास्ट के 2 का रेशियो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वैसा ही तो जैसा हम कर रहे थे, वहाँ पे p लिख के दे दिया था, यहाँ पे हमने खुद अपनी मर्जी से x लिखा है बस। समझ रहे हो ना, ये मतलब फोर्थ नंबर जो है वो गायब कर दिया है और हमसे पूछा है कि बताओ फोर्थ नंबर क्या होगा जिससे कि ये नंबर प्रोपोर्शन में बने। तो बस अब क्या करना है, अब बस दिक्कत ये है कि पिछले क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा मिल रहा था आंसर, 21/10 किया, 84/x किया। अब ये तो देखो कटेंगे नहीं, ये तो देखो कटेंगे नहीं, तो अब क्या करें, अब तो कटेंगे नहीं तो हम ऐसे सीधा आंसर भी नहीं दे सकते कि x, क्योंकि यहाँ पे 84 है, यहाँ पे 21 है। तो देखो तुम ऐसे कर सकते हो आसानी से कि अगर इसका मैं 84 बना दूँ, कैसे ही इसका मैं 84 बना दूँ तो फिर मुझे इसका आंसर देने में आसानी हो जाएगी। तो बेटा एक बात बताओ, 21 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि 84 बन जाए, कोई बता सकता है 4 का। तो बेटा मैंने अगर यहाँ 4 का, वेरी गुड, अगर मैंने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैथमेटिक्स में, गणित में जब भी हम एक ऑपरेशन अपनी मर्जी से कोई करते हैं तो उसका रिवर्स भी करते हैं। हमने 4 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 4 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, जिससे ये चीज़ क्या है, ये बैलेंस हो गई। तो कितना बन गया बेटा, ये बन गया 84/40 इक्वल्स टू 84/x। तो अब तो देखो इधर x 84 है, इधर भी 84 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, x की वैल्यू 40 हो जाएगी।
इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, चलो सोचो कि सर हमें तो नहीं समझ में आया कि हम इसको कैसे 84 बनाएं, ये हम नहीं सोच पाते, तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई और बीच वालों की मल्टीप्लाई। देखो वो भी मैं करके दिखाई देता हूँ। 21 इंटू एक्स करेंगे और 10 इंटू 84 करेंगे और बीच में इक्वल्स टू लगा देंगे। ये इसका सेकंड मेथड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 21x, x कैसे निकालेंगे, 21 का डिवीजन करेंगे, इक्वेशन सीख चुके हो तुम ऑलरेडी। अब बेटा जिनको टेबल आती है ना, देखो कैलकुलेशन जो जल्दी करते हैं ना हम, कैलकुलेशन जल्दी करने का यही है कि जिसको टेबल आती है वो उसको सीधा 21 से देख लेगा कि 21 4 जा 84 होता है, और जिसको टेबल नहीं आती वो क्या करेगा, वो ऐसे करेगा 3 7 जा 21, 3 से इतने टाइम ऐसे काटेगा। तो टेबल आनी जरूरी होती है, तभी कैलकुलेशन फास्ट होती है। तो 10 इंटू 4 यानी कि 40। तो देखो सेम आंसर है, 40 इधर है 40 इधर है। तो ऐसे भी कर सकते थे, फर्स्ट एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू मीन्स की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो अब मीन प्रोपोर्शन की बात करते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6 एंड 24। 6 एंड 24 के बिटवीन में मीन प्रोपोर्शन 6 और 24, मतलब अब के हमें इनके बीच में एक नंबर बताना है, सच दैट दे फॉर्म ए प्रपोर्शन। अब अभी तक तुमने देखा कि जब हम प्रपोर्शन पढ़ रहे थे ना, तो हमारे 4 नंबर होते थे, तो हम क्या करते थे, पहले 2 का रेशियो, लास्ट के 2 का रेशियो और दोनों को इक्वल रखते थे और वहाँ से हमें नंबर मिलता था। लेकिन अब तो यहाँ पे नंबर 2 हैं और हमें इनके बीच में एक थर्ड नंबर बताना है, सच दैट दे फॉर्म ए प्रपोर्शन। तो सर हम 4 नंबर कहाँ से लाएं, हमें तो 3 ही नंबर है, हम कैसे रखें इक्वल। चलो यहाँ पे x मान लिया कि इनके बीच में, बिटवीन का मतलब इन बिटवीन इनके बीच में रखना है आपके। मीन का मतलब समझ रहे हो ना, मीन का मतलब है इनके बीच की वैल्यू रखनी है, और वहाँ पे फोर्थ था मतलब फोर्थ वाली वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 3 ही नंबर हैं, नंबर तो एक्चुअली में 2 ही हैं और एक नंबर तो हमने खुद से माना है जो हमको फाइंड आउट करना है, मीन प्रोपोर्शन। तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, हम फर्स्ट 2 नंबर का रेशियो और लास्ट 2 नंबर का रेशियो, जब हमारे पास 3 ही नंबर हैं और उनको हमें प्रोपोर्शन में लिखना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 2 नंबर का रेशियो और देन लास्ट 2 नंबर का रेशियो, और उनको हम इक्वल रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, 6 अपॉन में x इक्वल्स टू x अपॉन में 24। अब तो देखो दोनों ही तरफ x आ गया। अब हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते जैसे अब तक करते थे इस केस में। अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, x मल्टीप्लाई होगा और 24 और 6 मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा x और x का मल्टीप्लाई कितना बनता है, x और x का मल्टीप्लाई होता है x का स्क्वायर, नहीं 2x नहीं होता है बेटा, 2x नहीं होता, 2x तो x प्लस x होता है, समझ रहे हो ना फ़र्क है। हाँ, x की पावर 2 मतलब x स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में पावर लगती है और एडिशन में होता है x प्लस x 2x। तो अभी ये ना x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू 24 है। अब हमें x स्क्वायर चाहिए या हमको x चाहिए, हमको तो x चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें ना इधर भी ये देखना है कि ये जो नंबर है ना, ये किसका स्क्वायर है, 6 इंटू 24 जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है। फिर से वही बात, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है वो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, उनको पता है पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 का स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, क्योंकि हमें पता है सीधा, क्योंकि ये 24 इंटू 6 होता है 144 और 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12। तो हम फाइनली आंसर पे पहुंच जाएंगे कि ये 12 का स्क्वायर है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर। तो देखो जब x के स्क्वायर 12 है तो x कितना होगा, x तो 12 होगा। देखो नीचे x इधर, ये 2 इधर 2 इधर, वही ऑन कंपैरिजन, तो x इक्वल्स टू 12। तो ये इनका मीन हो जाएगा, ठीक है। सेट अप ऑल पॉसिबल प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर्स या नंबर्स 8, 12, 10 और 14, मतलब इनमें जितने भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं ना हमारे पेयर, वो हमें बताने हैं। अब ये क्या बात हुई सर, कितने हो सकते हैं, मतलब क्या, ऐसे जैसे मानो हमारे पास ये 4 नंबर हैं 8, 12, 10 एंड 50। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम पहले इन 2 का पेयर बना लें, फिर इन 2 का पेयर बना लें। पेयर मतलब इनका चेक करें कि क्या फर्स्ट 2 और लास्ट 2 प्रोपोर्शन में। चलो सर जी कर लेते हैं, करके देखा, ऐसे ही तो चेक करते हैं भाई, पहले 2 को देखो और आखिरी के 2 को देखो, देखा तो क्या बनेगा बेटा। अब इनको क्या करो, रिड्यूस कर लो। रिड्यूस कैसे करते हैं, मतलब ये डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इसको भी कर लो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 12। तो यानी कि इधर भी 2/3 है और इधर भी 2/3 है।
तो इसका मतलब क्या है कि एक तो यही पेयर होगा, मतलब 8, 12, 10 एंड 15, ये जो है ना नंबर, ये प्रपोर्शन में, ये जो नंबर है ये प्रपोर्शन में। कैसे पता चला? हमने फर्स्ट 2 का देखा रेशियो, लास्ट 2 का रेशियो देखा, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए और फिर हमने देखा कि दोनों के रेशियो जो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्रपोर्शन में। अच्छा, और भी हो सकते हैं क्या नंबर इनमें से? अगर हम इनको कैसे आगे पीछे एडजस्ट करें तो क्या और भी कोई नंबर प्रपोर्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब देखो इसका सीधा सा तरीका क्या है, जब तुम्हें ये पता चल गया कि ये नंबर जो है ना, मतलब ये ऐसे पेयर में नंबर लें, हम पेयर मतलब इस ऑर्डर में नंबर लें 8, 12, 10 एंड 15, अगर ये प्रपोर्शन बना रहे हैं ना, तो तुम पता है क्या करो, सेकंड और थर्ड नंबर को एक्सचेंज कर दो, सेकंड और थर्ड नंबर को ना एक्सचेंज कर दो। तो उससे क्या होगा देखते हैं। 8, 10 को इधर लेके आ जाओ, 12 को उधर लेके आ जाओ और इधर 15 लिख दो, ये भी प्रपोर्शन बनाएंगे। चलो चेक करते हैं कैसे। 8 अपॉन में 10, इधर लिखो 12 अपॉन में 15, काट लो बेटा, 2 से कटेगा 2 4 जा 2 5 जा, ये 3 से कटेंगे 3 4 जा 3 5 जा, यानी कि 4/5 और इधर भी कितना बन रहा है 4/5। तो दोनों तरफ इक्वल रेशियो आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी प्रपोर्शन में, ये भी प्रपोर्शन में। ठीक है, जब 8, 12, 10 और 15 प्रपोर्शन में थे, तो अगर मैं इनको देखो ऐसे लिख दूँ, 12 को पहले लिख दूँ, फिर 8 को लिख दूँ, और फिर मतलब इस पेयर को उल्टा लिख दूँ और इस पेयर को उल्टा लिख दूँ, 15 को लिख दूँ और 10 को लिख दूँ, तो भी तो ये प्रपोर्शन बनाएगा। कैसे सर? अरे अभी 2/3 बनना है, फिर 3/2 बन जाएगा। देख समझ रहे हो ना बात को? कैसे बनेगा देखो, 12/8, 15/10। ठीक है, देखते हैं। 4 2 जा 4 3 जा, 5 2 जा 5 3 जा, तो ये भी तो प्रपोर्शन बनेगा। क्या प्रपोर्शन बनेगा? ये नंबर भी तो प्रपोर्शन में आएंगे। अच्छा, फिर तो सर ये भी टेक्निक चलेगी कि इनके भी मिडिल वालों को एक्सचेंज कर दो। बिल्कुल कर सकते हो। 12, 15, 8 एंड 10, एक ये भी प्रपोर्शन बनेगा। तो हम ना इनको ऐसे करके अरेंज कर सकते हैं इन 4 पॉसिबल वे, मतलब हम इनके ऐसे 4 प्रपोर्शन बना सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच द नंबर सो दैट दे फॉर्म ए प्रपोर्शन, कि हम हर एक नंबर में कितना ऐड कर दें कि ये जो है ना प्रपोर्शन में आ जाए। इसका मतलब ये कि अभी ये प्रपोर्शन में नहीं है, अभी ये जो नंबर है प्रपोर्शन में नहीं है, तो हम हर एक नंबर में कितना ऐड कर दें कि ये एक प्रपोर्शन बना लें। ठीक है, तो कितना ऐड कर दें, हमें क्या पता कितना ऐड कर दें। हम बोले सब में ना एक नंबर x ऐड कर दो। ठीक है, सब में x ऐड कर दो, तो ये बन गया 25 + x, ये बन गया 35 + x, ये बन गया 40 + x, और ये बन गया 55 + x। कि हमने ना इनमें x ऐड कर दिया तो ये जो है ना प्रपोर्शन बना लेंगे, मतलब इनके बीच में प्रपोर्शन फॉर्म हो जाएगा। अब प्रपोर्शन क्या होता है बेटा? पहले और दूसरे नंबर का रेशियो और तीसरे और चौथे नंबर का रेशियो इक्वल हो जाता है, यानी कि 25/x अपॉन में 35/x, 35 + x इक्वल्स टू 40 + x अपॉन में 55 + x। बात समझ में आ रही होगी क्या कर रहे हैं? कि हमने बोला कि हम ना x ऐड कर देते हैं हर एक नंबर में, और जिससे क्या होगा कि ये इनमें प्रपोर्शन बन जाएगा। अब प्रपोर्शन बनने का मतलब क्या होता है कि पहले 2 नंबर का रेशियो और लास्ट 2 नंबर का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करें आगे? अब इसको तो कैलकुलेट करना है, ये तो इक्वेशन है। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? जब इस काइंड की इक्वेशन होती है ना, इस टाइप की इक्वेशन, तो हम जो नीचे वाले होते हैं ना डिनोमिनेटर, उनको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, इसका इधर और इसका इधर। ये चीज़ें सीखते रहो। तो क्या होगा बेटा? 25 + x का तो मल्टीप्लाई होगा 55 + x से, और इधर जो है ना 40 + x का मल्टीप्लाई होगा 35 + x से। अब ये सर मल्टीप्लाई कैसे होते हैं इतने बड़े बड़े नंबर? तो बेटा ये चीज़ तुम जानते हो कि जब ब्रैकेट डाल दिया है ना हमने, इसका मतलब है कि पहले ये 25 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ये 40 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे करने से कितना आएगा? पहले करेंगे 25 का 55 से मल्टीप्लाई, तो करो, तो ये आएगा बेटा 1375, इतना ही आएगा ना। हाँ, फिर 25 का करेंगे हम x से मल्टीप्लाई, तो 25 का x से मल्टीप्लाई कितना आएगा? अब बीच में प्लस लगाना है क्योंकि 25 × +x हो रहा है ना, तो 25x।
फिर x का 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बनेगा 55x, और x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर। x और x का मल्टीप्लिकेशन होता है x स्क्वायर। अगेन ऐसे ही 40 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से करेंगे तो 40 इंटू 35 कितना होगा बेटा, 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 3 जा 12, 2 40, 1400। 40 का x से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस लगाना है, ठीक है, 40x। फिर x का 35 से मल्टीप्लाई 35x, और x का x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर। अब बात सुनिए ध्यान से, देखो लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, इनमें दोनों में x है, इन दोनों में x है, तो इनको तो ऐड कर देंगे। लाइक टर्म्स को जो x वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा बेटा 1375 प्लस 55 प्लस 25 होता है बेटा 80, और इन पे x लगेगा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1400 प्लस ये बनेगा 75x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। मानो मैंने ऐसे लिखा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 2। मेरी बात को समझना थोड़ा गौर से। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ बेटा, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस 2 को इधर शिफ्ट करूँगा, तो क्या बनेगा 3x इक्वल्स टू 2 माइनस 2। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसको समझते हैं। तो मतलब यहाँ पे 0 बन जाएगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर इक्वल के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कोई चीज़ सेम है, सेम का मतलब एक जैसी चीज़ है और उनके साइन भी सेम है, जैसे ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो वो चीज़ तो कट जानी है बेटा, वो चीज़ तो कट जानी है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये तो कट जाने, समझ रहे हो ना। अब ये तुम बड़े हो रहे हो तो ये चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर इधर करो उधर करो, तो ये चीज़ें कट गई। क्यों कट गई उसका मैंने रीजन, कटने का मतलब कैंसिल आउट, प्लस माइनस 0। अब ये कह रहे हो सर ये तो प्लस की, हाँ दोनों तरफ सेम साइन की होनी चाहिए, उधर भी तो वो प्लस की थी इधर भी प्लस की थी, इक्वल की जब इधर उधर दोनों सेम साइन की चीज़ें हैं तो वो कट जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर अगला स्टेप क्या होगा कि सर हम ना x वाले नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं और जो बिना x वाले हैं उसको दूसरी तरफ। तो ठीक है, देखो ये x वाला है और इधर ये x वाला है, उस 75 को तो इधर लेके आ जाते हैं, 80x माइनस 75x। और सर ये ना ये नंबर है, इसको ना उस नंबर के पास ले जाओ, तो 1400 माइनस 1375। तो जब इधर उधर ले जाते हैं तो ये तो पता है ना इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये यहाँ प्लस का है वहाँ माइनस का हो गया, वो प्लस का था इधर माइनस का हो गया। अब 80x में से 75x माइनस करने पे आता है 5x, और इनको माइनस करने पे कितना आएगा बेटा, 1400 माइनस 1375 या 1375 ये आएगा 25। तो x कितना आ जाएगा, 5x इक्वल्स टू, अगर 25 है तो x इक्वल्स टू यहाँ फाइनली लिख देते हैं, x इक्वल्स टू 25 अपॉन में 5। 25 अपॉन में 5 कितना होता है 5, यानी कि 5 मस्ट बी एडेड टू ईच द नंबर सो इट दे मेक्स ए प्रपोर्शन। यहाँ पे करना है व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द नंबर, ठीक है, सो दैट दे फॉर्म ए प्रपोर्शन। तो क्या करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही कि हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे नंबर का रेशियो लिखेंगे और उसमें से पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था, इसमें हमको माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें हमें माइनस करना है और फिर इक्वल्स टू लास्ट के जो 2 नंबर हैं उनको भी ऐसे ही लिखेंगे और उनमें से भी x को माइनस करना है। सब्ट्रैक्टेड वाले में माइनस करना है, एडेड वाले में प्लस करना है, बस इतना फ़र्क है। और फिर वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वाला इधर होगा ये वाला इधर होगा, और इनको ब्रैकेट के अंदर डाल के लिखना है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पूरे का होता है, ठीक है। तो ये हो गया 7 माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन विद 38 माइनस एक्स। जब ऐसा करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 8 की 27 से मल्टीप्लाई करनी है, 8 7 जा 56 होता है, 5 कैरी 8 2 जा 16 5 21, ठीक है। और 8 की x से करोगे तो माइनस 8x, बेटा माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और फिर इस x की 27 से करोगे तो 27x बनेगा, लेकिन माइनस में बनेगा। ये चीज़ याद रखनी है, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस का होता है। ये हो गया इधर मल्टीप्लाई। अब ऐसे ही 7 का 38 से करेंगे तो 7 8 जा 56, 5 कैरी 7 3 जा 21 21 और 5 28।
सॉरी 26 होगा, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 5 26। फिर 7 का इस x से करेंगे तो माइनस का 7x, माइनस x का 38 से करेंगे तो माइनस 38x, और माइनस x का माइनस x से करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ये x स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर होते हैं तो वो हट जाते हैं, कट जाते हैं। और फिर क्या होगा बेटा, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह -27 और माइनस के 8 ऐड हो जाएंगे और माइनस के 35। नेगेटिव नंबर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो माइनस में ही आंसर देते हैं, नेगेटिव में। और ऐसे ही सेम 266 ये मिलके हो जाएगा माइनस का 45x। और अगला स्टेप क्या होता है, अगले स्टेप में हम करते हैं नंबर्स को एक तरफ इकट्ठा और वेरिएबल्स को दूसरी तरफ। तो इसको हम इधर ला के लिखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 45x, और इधर ये तो माइनस का ही था तो ये माइनस का लिखा जाएगा 266। अब ये 216 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये इधर उधर करना सीख लो तो सब चीज़ हो जाएगी तुम्हारी। 10x हो जाएगा बेटा, 45 माइनस 35x 10x, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 1 5 और 2 माइनस 2 0। तो x इक्वल्स टू 50/10 डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, यानी कि 5 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर सो द गिवन नंबर्स मेक्स ए प्रपोर्शन। ऐसे करेंगे। देखो जो मैप के ऊपर जो मैप का जो स्केल है, मैप का स्केल का मतलब ये है कि मैप पे हम जैसे पूरी धरती का भी मैप देखते हैं, स्टेट का मैप देखते हैं, तो ऐसा तो है नहीं जैसे हम राजस्थान का मैप देख रहे हैं तो वो राजस्थान जितना बड़ा है, मैप तो छोटा सा होता है। अब उसके बीच में डिस्टेंस भी होती है कि अच्छा ये यहाँ जोधपुर है, ये जयपुर है, ये फलानी जगह है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंसिंग होती है वो तो छोटी छोटी होती है, लेकिन हम मानते हैं कि अच्छा 1 सेंटीमीटर इतना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। मतलब अलग अलग मैप की अलग अलग स्केलिंग होती है, कहीं पे 1 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर भी मान सकते हैं। तो हमारा ये जो मैप है ना वो इस तरीके से कि उस पर जो स्केल है ना वो ये है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है, ये सेंटीमीटर में दी हुई है, ये जो मैप है हमारा इस पर सेंटीमीटर में, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि 4 सेंटीमीटर है दो टाउन के बीच की दूरी, तो बताने को कितनी दूरी पे। तो 1 सेंटीमीटर का इतना सेंटीमीटर है, ये कितना है वैसे देखें तो ये है 2 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर कि मतलब 1 सेंटीमीटर अगर हम स्केल मैप पे चलेंगे तो उसका मतलब इतना सेंटीमीटर एक्चुअल में चलेंगे हम। तो अगर हम मैप पे 4 सेंटीमीटर चलेंगे तो हम कितना चलेंगे, तो बेटा ध्यान से समझो। अगर हम 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है मैप पे 25000000 इतना सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का मतलब इतना है, तो बेटा 4 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है। देखो जब इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो तो एज इट इज लिखी जाएंगी, और ये 25 का 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 100, यानी कि इतना सेंटीमीटर। तो यानी कि उन टाउन के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो इतना सेंटीमीटर है। लेकिन होता क्या है कि आंसर जो दिए होते हैं ना एक्चुअल में हम ये कहें कि यहाँ से कोई भी सिटी दूसरी सिटी कितनी डिस्टेंस पर है, तो तुम ये नहीं कहोगे कि इतना सेंटीमीटर है, हम लॉन्ग डिस्टेंस इसको किलोमीटर में दिखाते हैं। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए तुम्हें वैसे एक टेबल सिखाई जाती थी, किलो हेक्टो डेका, ऐसे याद होगी, किलो हेक्टो डेका, फिर यूनिट या मीटर लिख दो यहाँ पे, फिर डेसी सेंटी और मिली, ऐसे करके एक टेबल बना के सिखाते हैं छोटी क्लासों में कि अगर तुम कंपैरिजन, अगर तुम्हें डिग्री मेजरमेंट मतलब करनी है, इनको कन्वर्जन करना है, तो हमें कहाँ जाना है, सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है। तो कैसे बताते हैं कि कितने स्टेप जाएंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि हम 5 स्टेप लेफ्ट में जा रहे हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमारा आंसर आया इसमें कितनी जीरो, 2 4 6 8, 2 4 हो गई 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 1 2 3 4 5 जीरो से।
और उसके आगे 1 लगा देंगे। देखो ये तो यूनिट कन्वर्जन है, हम इसको किलोमीटर में बदलने के लिए मतलब है 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। और डिवीजन में क्या होगा, ये 5 जीरो से 1 2 3 4 5 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये बचेगा हमारे सामने 1000। यानी कि हमने आंसर तो देखो वहीं आ चुका था, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करा है किस में, किलोमीटर में। तो हमारा आंसर होगा 1000 किलोमीटर। अगर स्केल उन दो डिस्टेंस इतनी है, दो शहरों के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है अगर मैप के ऊपर, तो एक्चुअल में 1000 किलोमीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैप की स्केलिंग कुछ इस तरह थी कि 1 सेंटीमीटर का मतलब इतना सेंटीमीटर था। ठीक है, ये बात हम कैसे करते हैं। एक फैमिली की जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेटा खर्चे, स्पेंड। ठीक है, मतलब इतनी तो इनकम है, 8 के रेशियो में तो इनकम है और 5 के रेशियो में एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्चे। तो हमें उस परिवार की सेविंग्स बतानी है कि कितने पैसे वो बचाएंगे अगर उनकी इनकम 48,000 है। अगर उनकी इनकम 48,000 है तो बेटा सुनो, हम क्या करें, सबसे पहले इनकम में x लगा दो। इनकम कितनी हो जाएगी 8x और एक्सपेंडिचर कितने हो जाएंगे 5x। ये तो हम जान चुके हैं। अब हमको ना इनकम तो दे रखी है, इनकम तो हमको दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है 48,000। मतलब ये जो 8x है ना, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, 8x इक्वल्स टू 48,000। 8 से डिवाइड कर दो, हमें x मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। x कितना हो जाएगा 6000। यानी कि हमें जब x मिल गया तो हम एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर निकाल लो, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 5 × 6000। ये तो पुराना ही काम है, इसमें कुछ नया नहीं कर रहे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि उस परिवार की इनकम तो है 48,000 और उस परिवार के जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर है वो है 30,000। अब इसने क्वेश्चन में पता है क्या बोला है, इसने कहा है सेविंग्स बताओ। तो बेटा सेविंग्स क्या होगी भाई, तुम्हारे पास जितने पैसे तुम कमाते हो, अर्न करते हो, सपोज करो तुम 100 रुपये कमाते हो और तुम 30 रुपये खर्च कर देते हो, एक्सपेंड कर देते हो, एक्सपेंडिचर कर देते हो, तो सेविंग कितनी होगी, जो तो मतलब उनको माइनस कर दो 70। तो तुम क्या करोगे बेटा, सेविंग निकालने के लिए जो तुम्हारी इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो। और इनकम कितनी थी अपनी 48,000 और एक्सपेंडिचर हमने अभी अभी निकाल लिया कितना 30,000। तो 30,000 जब माइनस करोगे तो बेटा 18,000 सेविंग आएगी। ठीक है, कि सेविंग ऑफ द फैमिली इज 18,000 रुपीज़। तो देखो, तो इनकम और सेविंग का रेशियो गिवन है, पिछले क्वेश्चन में इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन था। तो बेटा सबसे पहला काम, तो इनकम को क्या मान लो तुम, इनकम को मान लो 15 में x लगा दो, और सेविंग को क्या मान लो, सेविंग में भी x लगा दो 2x। अब के हमने सेविंग रेशियो में से पकड़ी तो इतनी मिली हमको, और हमको सेविंग वैसे एक्चुअली में दे भी रखी है, यानी कि ये हमको 2x की वैल्यू हमको दे रखी है कि 2x जो है ना वो 7500। ठीक है, तो वहाँ से हमें x मिल जाएगा 7500 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यानी कि ये हमारा x आ गया। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम इनकम निकाल लेंगे। तो इनकम कितनी हो जाएगी, इसने इनकम ही तो पूछी है, इनकम हो जाएगी 15 × 3750। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो 15। वैसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं बतानी। अब कहोगे सर इनकम ही तो बतानी है, इनकम आ जाएगी मल्टीप्लाई करके। तो दिक्कत ये है कि ये जो इनकम आएगी ये पूरे साल की इनकम आएगी, ये ईयरली इनकम आएगी। कि सर कैसे पता चला कि ईयरली इनकम है, वो ऐसे पता चला क्योंकि इसकी जो सेविंग दे रखी है ना वो 7500 जो दे रखी है वो ईयर की दे रखी है। यानी कि ये जो रेशियो है ना इनकम और सेविंग का, ये ईयरली का रेशियो है। यानी कि जो हमारी इनकम निकल के आएगी, जब हमारी जो सेविंग्स दे रखी हैं वो ईयरली दे रखी हैं, तो ये इनकम और सेविंग जो है ये ईयरली दे रखी हैं, हमको साल का दे रखा है। तो यानी कि हमारी ये जो आई ये ईयर की इनकम आई, 1 साल की इनकम आएगी।
अगर हमसे ये नहीं बोला होता मंथली इनकम तो हमारा यही आंसर होता, लेकिन क्योंकि ये हमारी 1 साल की सेविंग है, सॉरी 1 साल की इनकम है और हमको निकालनी है मंथली इनकम, तो बेटा मंथली इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 1 साल की इनकम है, जो एनुअल इनकम है, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी, अब मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं की थी कि मुझे पता था, क्योंकि हमें तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फालतू में इतनी लंबी मल्टीप्लाई करके फिर बाद में 12 से डिवाइड करने से बढ़िया है हम यहीं पे कुछ कट जाएगा तो काट लेंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमने देखा कि अच्छा 3 4 जा 3 5 जा, ये तो कट रहा है, 2 से 2 जा और 2 से ये कटेगा, 2 18 जा 36, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब क्या करोगे, अब बचेगा क्या, 5 × 18 75 डिवाइडेड बाई 2। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 2 37, 3 कैरी, 5 8 जा 40 और 3 43, 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 9 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 जा 8, माइनस करने पे 1 आएगा, ये 3, 2 6 जा 12, माइनस करने पे 1 आएगा, 7 2 8 जा 16, माइनस करने पे 1 आएगा, 5 2 7 जा 14, माइनस करने पे 1 आएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 2 5 जा 10, यानी कि कितनी आएगी ये कैलकुलेशन के बाद 4687.5 रुपीज़, यानी कि उसकी जो मंथली इनकम है वो है 4687 रुपीज़ 50 पैसे। जैसे तुम्हारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 8 बुक इज 72 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइज है तुम्हारी 8.4। कॉस्ट ऑफ अब मैं इन शॉर्ट ही लिख देता हूँ, बोले दे रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ 8 बुक इज 72 रुपीज़। 8 बुक का जो कॉस्ट है वो है 72 रुपीज़ 72। तो हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 20 बुक्स। तो 20 बुक का हमें कॉस्ट बताना है, ठीक है, कितना होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया x, मैंने यहाँ लिख दिया x, या मत भी लिखो, अभी क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, तुम x से घबराते होगे कि 20 बुक का, सच 20 बुक्स का कॉस्ट कितना होगा। अगर कॉस्ट 8 बुक का कॉस्ट 72 रुपीज़ है तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, पहले तो 1 बुक का कॉस्ट निकालो। 1 बुक का कॉस्ट निकालने, भाई 8 बुक का कॉस्ट इतना है तो 1 बुक का कॉस्ट कितना होगा, 72 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 9 रुपीज़। ये आ गया 1 बुक का। और 20 बुक का निकालना है, 20 बुक का कॉस्ट निकालना है, तो क्या होगा, अब इसको 1 बुक के कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, यानी कि 180 रुपीज़। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से, क्योंकि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ना हम ऐसे भी कर सकते हैं। और मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि जो मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ तुम वो चीज़ें भी सीखो और उससे ही करना। देखो यहाँ पे लिखो बुक और ऐसे लिख लो कॉस्ट। बुक कितनी है, देखो 8 बुक थी तो उनका कॉस्ट था 20 रुपीज़, सॉरी 8 बुक थी तो उनका कॉस्ट था 72 रुपीज़। तो 20 बुक का कॉस्ट कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को इन शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया कि 8 बुक का कॉस्ट था 72 रुपीज़, तो 20 बुक का कॉस्ट कितना होगा। तो ये जो ना रेशियो मेथड से भी किए जा सकते हैं। रेशियो मेथड क्या होता है, देखो जिस रेशियो में बुक बढ़ेंगी उसी रेशियो में प्राइस बढ़ेगा। समझ रहे हो ना बात को, भाई 1 बुक का मानो कीमत है 10 रुपये, तो 2 बुक का कितना होगा 20 रुपये, 3 का 30 रुपये, 4 का 40 रुपये। तो जैसे समझो बात को, 1 का 10 रुपये, 2 का 20 रुपये, 3 का 30 रुपये। तो ये जो है ना ये सब चीज़ इक्वल ही है, इनके सबके रेशियो इक्वल ही आ रहे हैं। देखो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इन क्वेश्चन को ना हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, हमने बुक और कॉस्ट का रेशियो लिख लिया, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमें पता है ना कि जब 2 रेशियो इक्वल होते हैं तो हम उनमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उनको चेक कर सकते हैं कि वो इक्वल हैं या नहीं है। लेकिन ये तो इक्वल है क्योंकि ये तो बुक की कॉस्ट जो है रेशियो में, तो हम इसको ऐसे करेंगे 8 × x = 20 × 72। तो x कितना हो जाएगा 20 × 72 डिवाइडेड बाई 8, 8 9 जा, और ये 20 × 9 मतलब 20 × 9 180। तो तुम ऐसे करना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा यूनिटरी मेथड की बजाय, ठीक है।
ये यूनिटरी मेथड है, ये रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड को प्रेफर करना है, ये आसान होता है, जल्दी होता है। और यूनिटरी मेथड से फिर तुम आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, जो एक और एक्सरसाइज आएगी जिसमें इन्वर्स वेरिएशन होता है, ये डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं इसको। अभी हम बात नहीं कर रहे कि डायरेक्ट और इन्वर्स होता है क्या। जब इन्वर्स आएगा तभी हम डायरेक्ट की बताएंगे, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। देखो तो अब क्वेश्चन को ध्यान से कि 16 बैग का वेट है 240 kg। हमने बैग लिखा, वेट लिखा। किसको ऊपर लिखना है, किसको नीचे लिखना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम वेट को ऊपर लिख देते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर वो हम बैग के सामने बैग की वैल्यू लिखनी है और वेट के सामने वेट की वैल्यू लिखनी है। कि 16 बैग का वेट है 240 kg, तो 90 kg वेट कितने बैग में होगा। तो हमसे नंबर ऑफ़ बैग्स पूछे हैं कि जिनके अंदर 90 kg वेट हो। तो हमने वहाँ x, जो चीज़ हमसे पूछी गई है वही तो x लेनी है। x क्या होता है जो हमको नहीं पता, उसी को हम x मान लेते हैं। और फिर क्या करना है, उसके बाद जब ये तुम बना लोगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, 240x = 90 × 16। और ये मल्टीप्लाई करा मत करना, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा तो कुछ कटेगा ज़रूर, और फिर काट के बाद में फाइनली मल्टीप्लाई करनी है। तो 90 × 16 / 240। अब देखो कि एक जीरो से तो एक जीरो कट गया सीधा। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 आ गया आंसर कि 6 बैग में होगा 90 kg वजन। 13 टॉय का कॉस्ट है 117 रुपीज़, तो 10 टॉय का कॉस्ट कितना होगा। तो देखो ऐसी चीज़ें हम अब कर चुके, तो ऐसे करके बता दिया कि ऐसे करके फॉर्मेशन कर लिया करो जब यूनिटरी मेथड की जगह रेशियो मेथड है। तो देखो टॉय के सामने टॉय लिखा, कॉस्ट के सामने कॉस्ट लिखी। 13 टॉय का कॉस्ट है 117, तो 10 टॉय का कॉस्ट कितना होगा पता नहीं, x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जान ही चुके हो तुम, 13 × x 117 × 10। फिर x क्या है, 13 से डिवाइड कर देना है बस इसको, × 10 / 13। 13 से बेटा टेबल आनी चाहिए, 9 जा 117 होता है, और 9 × 10 करेंगे तो 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही था एप्पल, 25 एप्पल का कॉस्ट 65 रुपीज़ है, तो 45 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा। अगेन वही काम करेंगे, 25 और x की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्रॉस, और 45 और 65 की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 25 को डिवाइड में ले जाएंगे, 25 को डिवाइड में ले जाएंगे, 45 × 65 / 25। अब बेटा काट लो, 5 से 5 टाइम, 5 से 13 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 9 टाइम, तो आंसर क्या आएगा 9 × 13, आंसर हो जाएगा 117। सिंपल सी क्वेश्चन है। देखो 5th क्वेश्चन में क्या है, यूनिटरी मेथड का सवाल नहीं है वो, उसमें बोला था कि 5th में बोला गया है कि सुनील साइकिल से डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 13 km/h, हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कवर द डिस्टेंस। तो देखो इसमें बोला गया है कि सुनील ने ना इतना डिस्टेंस कवर किया है इतनी स्पीड से, 13 की स्पीड से, तो उसने कितना टाइम लिया होगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है टाइम का, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर हमें डिस्टेंस दे रखी हो और स्पीड दे रखी हो तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये होगा बेटा टाइम, डिस्टेंस कितनी है 65 और स्पीड कितनी है 13 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5, और आंसर किस में आएगा 5 आवर्स में, 5 घंटे लगेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे km/h में स्पीड थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 7 कंटेनर का वेट इतना है, तो 11 कंटेनर का वेट कितना kg होगा। तो वही काम, x का 7 से मल्टीप्लाई = 224 × 11, 7 से डिवाइड कर देंगे बेटा बस, 224 × 11 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 40, तो आंसर क्या आएगा 32 × 11। 11 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बेटा, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 2 कैरी का 35, इतने रुपीज़ होगा, इतना kg होगा 352 kg। अब जो 7th क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक लेबर है 156 अर्न करते हैं 3 आवर्स में, h मतलब आवर्स है, तो 7 आवर्स में वो कितना अर्न करेंगे। मतलब जो चीज़ पूछी जा रही है वो वहाँ पे हम x लगाना है। तो अब ये तो तुम खुद करो बेटा, अब कुछ तो खुद करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर कर सकते हो, वेरी सिंपल। ऐसे ही बोला गया है कि इतने एप्पल्स को इतने कार्टन में, कार्टन मतलब बॉक्स में बंद किया जाता है, तो इतने एप्पल्स को कितने बॉक्स लगेंगे।
तो ये भी सिंपल है। अगला भी सिंपल है वैसे तो, कि एक रॉड है आयरन की जिसकी लेंथ है 24.8 और उसमें वेट है इतना, तो इतना वेट के लिए कितनी लेंथ होगी, कितनी लेंथ होगी जो इतनी, अगर उसमें वेट इतना है तो करना तो ये भी वैसे ही है, बस इसमें क्या है, इसमें पॉइंट है, तो चलो मैं इसको इसलिए करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये दो तो खुद से करो बेटा, प्रैक्टिस खुद भी तो करना है, कुछ सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। तो कैसे होगी, x इंटू ये x इंटू 82.15 इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24.8 मल्टीप्लाई 26.5। और फिर ये क्या करेंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 24.8 इंटू 26.5 डिवाइडेड बाई 24, ये 82.15। अब बेटा सबसे पहली बात कि हमें पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाना है तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। पॉइंट हटने के बाद अगर न्यूमरेटर से पॉइंट हटा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 लगाते हैं, 2 डिजिट है तो 100 लगाते हैं, 3 डिजिट है तो 1000 लगाते हैं। अगर डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाते हैं तो न्यूमरेटर में यही काम करते हैं। जैसे हमने पहले तो इसका पॉइंट हटाया, फिर उसका पॉइंट हटाया, तो क्या होगा, इसका पॉइंट हट के 10 और इसका पॉइंट हट के 10, तो एक साथ ही लिख दो 100, ठीक है। और फिर हम इसका पॉइंट हटाएंगे 82.15 का, तो इसके लिए ऊपर 100 जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, और 100 से 100 सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचे, प्योर नंबर बच गए हमारे, इनको रिड्यूस करना है, अब इनको डिवाइड करना है, बस लेंथ दिए थोड़े से। 5 से देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो इसको 5 से डिवाइड करो, 5 बन जा 5, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 2 बचेगा, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। जब तुम इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये इतना आंसर देगा, और जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 50, ठीक है। अब नीचे बना 1643, ऊपर बना 248 और वो, अब देखते हैं कि ये इससे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से तो हो नहीं रहा, 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 का पता नहीं। लेकिन एक बात देखें कि क्या ये इससे तो डिवाइड नहीं हो रहा, पहले ऊपर वाले नंबरों से ही चेक कर लेना चाहिए। 53 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, करके देख लेते हैं यहाँ पे साइड में, 53 इंटू 1643, तो कितना होगा बेटा, 3 टाइम डिवाइड होगा 159, कितना बचेगा 5 और 3, 1 जा 53, यानी कि ये 53 से ही डिवाइड हो गया। अब हमें कैसे, मैंने कैसे आइडिया लगाया कि वो 53 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आंसर जनरली कैसी फॉर्म में होते हैं, मतलब विदाउट पॉइंट की फॉर्म में, और 53 तो किसी से डिवाइड होता ही नहीं है, 53 इज ए प्राइम नंबर। तो फिर ऐसी केस में ना हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं इसी से तो डिवाइड नहीं हो रहा, और हमने डिवाइड करके देखा तो पता चला कि ये इसको 31 टाइम डिवाइड कर देगा। अब 31 से इसको डिवाइड करके देख लो 248 को, 31 बन जा तो जाएगा नहीं, 8 जा देखते हैं, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी कि ये इसको 8 टाइम पूरा डिवाइड कर देगा। सब कट के आंसर आ गया 8, यानी कि हमारा जो होगा कितना लेंथ होगी 8 मीटर, 8 मीटर लेंथ में हमारा 26.5 kg वेट होगा। तो देखो 10th क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है कि मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 चिल्ड्रन इज इतना, तो 18 बच्चों का मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो ये तुम खुद से करो बेटा, ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। उसके बाद ये भी सेम है कि एक कोई पर्सन है वो इतना किलोमीटर वॉक करता है 2 आवर में, तो 45 मिनट में कितना करेगा। तो बस इसमें ना एक प्रॉब्लम आ गई कि ये जो समय ना ये आवर में और ये जो समय ये मिनट में। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को करते हैं ना तो हमें सबसे पहले ना यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर इधर आर है तो इसको भी आर में बदलो या फिर दोनों को मिनट में बदलो, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो एक काम कर लो, या तो मिनट को मिनट ही रहने दो और इसको मिनट को 2 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो बेटा 2 आवर में कितने मिनट होंगे, 2 आवर में कितने मिनट होंगे, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो यहाँ 120 कर लो, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि इधर भी मिनट दिया हुआ था। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि मिनट को आवर में बदल लेते, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हमें वहाँ डिवाइड करना होता है 60 से। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइड भी कर सकते थे, 5 से कट जाता, 5 9 जा 5 12 जा,
और फिर कट जाता है 3 से 3 3 जा। तो लेकिन ये ज़्यादा ईजी है तो हम इसको ही कर लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन ये बना लिया हमने कि 8 किलोमीटर वॉक करता है 120 मिनट में, तो कितना किलोमीटर वॉक करेगा 45 मिनट में। तो अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या था, ट्रेन की बात चल रही किसकी, हाँ, ये ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ये ट्रेन कवर ए डिस्टेंस इन 5 आवर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस का अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, किसका लिखा था, टाइम का लिखा था। टाइम का फॉर्मूला लिखा था कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला लिखा था। अब देखो, अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है, तो इसी से डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, ये स्पीड को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूले याद रखने हैं हमको, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दे रखा है 5 आवर्स। और ये भी चीज़ हमें याद रखनी होती है, देखो यहाँ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ भी टाइम आर में ही होना चाहिए। अगर मानो टाइम यहाँ मिनट में होता तो हम उसको फिर आर में चेंज करते, बट यहाँ पे सही है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 × 5 कितना हो जाएगा बेटा 300। और डिस्टेंस है तो अभी किस में आएगी बेटा, किलोमीटर में, ठीक है। डिस्टेंस किस में आएगी, किलोमीटर में, क्योंकि स्पीड दे रखी थी किलोमीटर पर आवर में, तो डिस्टेंस आ गई 300 किलोमीटर। तो ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है कि एक पर्सन है 900 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस करता है कवर, तो उसको इतना पैसे लगते हैं। तो 360 किलोमीटर कवर करना है अगर उसको, तो कितने पैसे देने होंगे, कितना कॉस्ट लगेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो चलो इसको मैं करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। 360 × 225, तो क्या हो जाएगा बेटा, 360 × 225 डिवाइडेड बाई 900। देखो पहले तो जीरो अगर कहीं दिख रही है ना लास्ट में, उनको कट कर लो। 9 से देखो 9 की टेबल, बेटा टेबल लर्न कर लो। 9 10 जा, 9 4 जा, अभी 2 2 जा, 2 5 जा, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो कितना आएगा 2 × 45 और 2 × 45 इज 90, यानी कि पर्सन कॉस्ट ₹90 फॉर कवर ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। ये जो अगली एक्सरसाइज है हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि बेस्ड ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि तुम्हें ये आइडिया लगाना है कि क्वेश्चन डायरेक्ट है या इन्वर्स है। मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो क्या दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी या कम होगी। अगर उल्टा होता है, मानो एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी चीज़ कम होती है या एक चीज़ के कम होने पे दूसरी चीज़ ज़्यादा होती है, तो इट इज़ द इन्वर्स वेरिएशन। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि 200 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 44 days, देन इन हाउ मैनी डेज 280 men टेक टू डू इट। तो बेटा एक बात बताओ, जब 210 लोग 210 लोग 44 डेज में, देखो ये तो फॉर्मेट वही है जो पिछली एक्सरसाइज में हम कर रहे थे। अगर 210 मैन किसी काम को 44 डेज में करते हैं तो 280 मैन, मतलब हमने मैन की संख्या बढ़ा दी, नंबर ऑफ मैन्स इंक्रीज। तो बेटा क्या होगा, जब आदमी ज़्यादा होंगे, तो ये चीज़ तो तुम्हें दिमाग पे जोर डालना है कि अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो अब जो ना समय कम लगेगा हमको, अब कम दिन लगेंगे। भाई किसी काम को ज़्यादा आदमी करेंगे तो कम समय लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन्वर्स वेरिएशन है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें इधर का इधर मल्टीप्लाई करना है और इधर का इधर मल्टीप्लाई करना है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या होगा 280 × x इक्वल्स टू 210 × 44। अब देखो कैलकुलेशन भी बहुत दिन हो गए करते करते, तो अब तुम्हारी इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि तुम खुद से कर चुको, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 7 3 जा, 7 4 जा, 4 से 11 जा, और 11 × 3 कितना होता है 33। तो बेटा आंसर कितना आएगा 33 डेज में। 33 डेज में 280 मैन उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन था कि 63 काव कैन ग्रेज ए फील्ड इन 12 डेज। 63 काव जो है ना किसी फील्ड को 12 दिन में ग्रेज कर सकती हैं, खा सकती हैं। तो बेटा अगर 9 दिन में सेम फील्ड को काव से ग्रेज करवाना है तो हमें कितनी काव की ज़रूरत होगी। तो एक बात बताओ बेटा, 12 दिन में कर रही थी, अब 9 दिन में हमें उस फील्ड को ना ग्रेज करवाना है बाई काव। तो एक बात बताओ, दिन कम करने हैं तो काव भी हमें कम करनी होंगी या ज़्यादा करनी होंगी। भाई हमें कम दिन में काम करना है, तो
तो काव ज़्यादा चाहिए होंगी, तो मतलब अगर ये कम हो रहा है तो वो चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी हमको, समझ रहे हो ना। तो ये इन्वर्स, मतलब एक चीज़ कम हो रही है दूसरी ज़्यादा हो रही है, तो इट मीन्स इन्वर्स वेरिएशन। तो इन्वर्स वेरिएशन बस अगर तुम समझ गए तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं है, ठीक है। तो x इंटू 9 यानी 9x और 63 इंटू 12। अब ये मत कहना कि कैसे ज़्यादा चाहिएंगी हमको काव, 9 डिवाइड में चला जाएगा बेटा, 9 7 जा 63 और 7 इंटू 12 कितना होता है 84, यानी कि वी नीड 84 काउस टू ग्रेज ए फील्ड इन 9 डेज इंस्टेड ऑफ 12 डेज। अब ऐसे ही बेटा अगला क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन में ना मैंने यहाँ प्लस करके लिखा हुआ, उसका रीज़न बताऊंगा। देखो लैंग्वेज को समझना पहले। इन ए हॉस्टल 100 बॉयज़ द फूड प्रोविजंस इज़ फॉर 40 डेज। बेटा किसी हॉस्टल में 100 बॉयज़ के लिए फूड जो था वो 40 डेज के लिए था। इफ़ 60 मोर बॉयज़ ज्वाइन द हॉस्टल, 60 मोर बॉयज़, देखो लैंग्वेज समझनी है। सिर्फ कुछ बच्चे यहाँ पे 60 लिख देते कि 60 बॉयज़ ज्वाइंड, बेटा 60 मोर ज्वाइंड, यानी कि पहले 100 थे, अब 100 में 60 और ज़्यादा आ गए, यानी कि अभी यहाँ पे कितना हो गया 160 हो गया एक्चुअली में, ठीक है। 60 मोर बोला है, नॉट 60 बॉय बोला है, ठीक है। तो 60 मोर बॉयज़ ज्वाइन द हॉस्टल, देन हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट। तो अब ये कितने दिन में ख़त्म होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, हॉस्टल में फूड है, ठीक है। अब फूड है वो 100 लोगों के लिए, 100 बच्चों के लिए 40 दिन के लिए था, लेकिन अभी हो गए 160 बच्चे। तो अब वो बच्चे ज़्यादा हो गए, इंक्रीज हो गए अगर बच्चे, तो खाना भी ज़्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा, कम दिन चलेगा। भाई बच्चे ज़्यादा हो गए, खाना तो फिक्स है, ठीक है, खाना तो फिक्स है, ऐसा नहीं कि और लिया है, तो वो अब कम दिन चलेगा। मतलब ये ज़्यादा होने पे ये कम हो जाएगा, इट मीन्स इन्वर्स वेरिएशन है। और इन्वर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं, ये करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा 100 इंटू ये 160 है, ठीक है, 160 इंटू एक्स और 40 इंटू 100। अब फिर वही पुरानी कहानी, इससे डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 160। बेटा एक 0 से 1 0 काट लो, 4 से 4 जा, अब 4 से 25 जा, यानी कि अब जो हमारा खाना है ना वो ओनली 25 डेज ही चलेगा। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या था, इन ए हॉस्टल, नहीं, इफ़ 51 मैन कैन डिग ए ट्रेंच इन 12 डेज, हाउ विल लॉन्ग 36 मैन टू टेक ए सिमिलर ट्रेंच। तो बेटा 51 मैन किसी ट्रेंच को, खड्डे को, खाई को 12 दिन में डिग करते हैं, मतलब खोदते हैं, तो 36 मैन उसको कितने दिन में खोदेंगे। देखो तो जब भी वर्क का होगा ना काम, तो वो इन्वर्स ही होता है, मतलब इन्वर्स वेरिएशन ही होता है। अब तुम वैसे भी समझ जाओ भाई, कम लोग हो जाएंगे तो अब ज़्यादा दिन लगाएंगे वो करने में, तो मतलब उल्टा क्वेश्चन है। तो इसको तुम कर सकते हो बड़ी आराम से, 36 इंटू एक्स इधर और इधर, 12 इंटू 51, बस कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन करनी है। 12 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। अब ये काट लो बेटा, किससे, 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से 17, यानी कि अब उनको 17 डेज लगेंगे इस ट्रेंच को खोदने में, क्योंकि लोग कम हो गए। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, एक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय 360 मैन हु कैन फिनिश ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 11 मंथ। मतलब 360 मैन को किसी कॉन्ट्रैक्टर ने एम्प्लॉय किया कि वो किसी काम को 11 मंथ में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसको ना उस काम को 9 महीने में कंप्लीट करवाना है, तो उसको कितने और अधिक चाहिएंगे लोगों की आवश्यकता होगी। हाउ मैनी मोर मैन्स रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब इन 9 मंथ। तो बेटा हमें नहीं पता कितने चाहिएगी, लेकिन ये पता है कि काम उसको जल्दी करना है, मतलब कम समय में करना है, तो ये लोग ज़्यादा आएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही इन्वर्स वेरिएशन है, x इंटू 9 इक्वल्स टू 360 इंटू 11। तो x कैसे निकालेंगे, 360 इंटू 11 में डिवाइड कर देंगे 9 का, 9 से कितना 4 जा 40 टाइम, यानी कि 11 इंटू 40 कितना होता है बेटा, 40 इंटू 11 440। यानी कि उसको ना, अभी क्वेश्चन को समझेंगे, उसको ना यहाँ पे कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, 440 मैंस की, लेकिन उसने बोला है हाउ मैनी मोर मैंस, कि उसको कितने और लोगों की आवश्यकता होगी। यानी कि 360 तो उसके पास पहले से ही थे, और अब इसको कितने की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल 440 पीपल्स की। तो बेटा कितने ज़्यादा पड़े उसको, तो मोर मैन रिक्वायर्ड, सब कोई बताएगा, मोर मैन रिक्वायर्ड। बेटा 360 तो अब बोल रहे हैं कि इस काम को 11 मंथ में करने के लिए, सॉरी 9 मंथ में करने के लिए 360 मैन कर रहे थे 11 मंथ में, 9 मंथ में करने के लिए 440 पीपल की रिक्वायरमेंट होगी। तो
ये नहीं पूछा कि कितने लोग उसको 9 मंथ में करेंगे, ये पूछा है कितने ज़्यादा लोग और चाहिए कि इस काम को 9 मंथ में कर दें। तो बेटा 360 तो थे ही, अब हम उससे बोल रहा जा रहा है कि 440 मैन चाहिए इस काम को करने के लिए। तो यानी कि हमें 440 से 360 को माइनस कर दो बेटा, यानी कि 80 पीपल मोर वी रिक्वायर्ड, ठीक है, वी नीड 80 मोर पीपल्स, यानी कि इस काम को पूरा करने के लिए हमें टोटल तो 440 चाहिए, लेकिन कितने ज़्यादा चाहिए अभी से हमको 80 ज़्यादा चाहिए। बात समझ रहे हो बेटा। 6th क्वेश्चन में कहा गया है कि इस शिप हैज़ ए प्रोविजन फॉर 600 पैसेंजर फॉर 50 डेज, वही 600 पीपल के लिए 50 दिन का खाना है। तो इफ़ 150 मोर पैसेंजर ज्वाइन, 150 और ज्वाइन कर दिए, यानी कि 600 से 150 और ज़्यादा आ गए, यानी कि ये 750 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। तो देन फिर पूछा है कि हाउ मैनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट, तो कितने दिन में होगा बेटा। लोग बढ़ गए तो दिन कम लगेंगे, तो वही, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये हम ऐसे कर सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x इंटू ये 750 है बेटा इक्वल्स टू 50 इंटू 600, बस कहानी ख़त्म। 50 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 750, 0 से 0 कट गया बेटा, 5 से 15 टाइम कट गया, 15 से 4 गया और ये 0। इन सबको जब तुम काटोगे ना तो 14 डेज आएगा, कि प्रोविजन विल लास्ट इन 40 डेज। पहले 50 दिन में हो रहा था, अब 40 डेज। देखो बेटा, तो 7th 8th और 9th, ए हॉस्टल हैज़ ए प्रोविजन फॉर 40 स्टूडेंट फॉर 45 डेज, ठीक है। एंड इफ़ 10 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल, 10 मोर ज्वाइन कर दिए, यानी कि 40 + 10 हो गए, देन हाउ विल लॉन्ग द प्रोविजन लास्ट। तो बेटा सिमिलर क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम, ऐसा कर सकते हो ना भाई। 40 मोर ऐड हो गए तो यानी कि 50 हो गए, तो अब खाना कितने दिन चलेगा। तो सब इन्वर्स के हैं, वो तुम समझ ही चुके हो, इन्वर्स वेरिएशन है। ये तो पहचान करनी तुम्हें आएगी होगी कि 40 लोगों के लिए 45 डेज के लिए था खाना, तो 50 लोगों के लिए कितने दिन के लिए होगा सेम खाना। तो बेटा 50 लोग ज़्यादा हो गए, खाना कम समय चलेगा। तो ये 50 इंटू एक्स, 45 इंटू 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th, एन एनसीसी कैंप हैज़ ए फूड फॉर 400 कैडेट फॉर 25 डेज, 400 कैडेट के लिए 25 डेज के लिए फूड था। इफ़ 150 कैडेट्स आर शिफ्टेड टू द सम अदर कैंप, बेटा 150 कैडेट्स जो है ना वो दूसरे किसी कैंप में शिफ्ट कर दिए, यानी कि चले गए, यानी कि कम हो गए। और कम होने का मतलब क्या है, माइनस कर देना है, यानी कि अभी कितने बचेंगे 250, ठीक है। तो अभी कितने समय खाना चलेगा। तो बेटा अब ये कम हो गया, मतलब कम हो गए बच्चे, कैडेट कम हो गए, तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 250 इंटू एक्स, 25 इंटू 400। 9th क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सेम ऊपर जैसा दे दिया है। इफ़ 50 मैन कैन डिग ए ट्रेंच इन 60 डेज, देन हाउ मैनी डेज 75 मैन कैन डिग द सेम ट्रेंच। 50 लोग 60 दिन में करते हैं किसी ट्रेंच को, तो डिग करते हैं, तो 75 मैन कितने दिन में करेंगे। तो बेटा 50-60 में कर रहे हैं, तो लोग ज़्यादा होंगे तो अब कम दिन लगने वाले हैं, तो वापस से इन्वर्स वेरिएशन होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को खुद से कर सकते हो, कुछ भी नया नहीं है, जो मैंने बताना था वो मैंने बता दिया है, ओके। तो इसमें बोला गया था 9 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह का वर्क है 6 डेज में करते हैं, तो 27 मैन कितने दिन में करेंगे। तो ठीक है बेटा, लोग बढ़ गए तो काम कम दिन में होगा, इन्वर्स वेरिएशन है, मल्टीप्लाई कर दोगे बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी खुद से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है कि एक बस है क्या है कि ए बस कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर एंड 20 मिनट। एक बस जो है ना कुछ डिस्टेंस कवर करने का इतना समय लेती है, अगर उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कितना समय लगेगा अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाए। तो बेटा ऐसा है, देखो डिस्टेंस तो फिक्स है, मानो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब तुम 50 की स्पीड से चल रहे हो तो 2 घंटे लगेंगे, और 100 की स्पीड से चलोगे तो 1 घंटा लगेगा। तो मतलब क्या है कि पहले तो तुम्हें डायरेक्ट और इन्वर्स पहचानना है कि बेटा स्पीड ज़्यादा है तो मतलब स्पीड 60 है तो इतना समय लग रहा है, स्पीड कम हो गई तो कितना समय लगेगा। बेटा स्पीड कम हो जाएगी तो सेम डिस्टेंस चलने में समय ज़्यादा लगेगा ना, स्पीड कम होने पे समय ज़्यादा लगेगा, समझ रहे हो ना बात को। मानो तुम घर जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, तुम्हें लगते हैं 5 मिनट 10 मिनट स्कूल से। अब तुम ना मोटरसाइकिल से जाना शुरू कर दो, तो मोटरसाइकिल तो साइकिल से तेज़ ही चलेगी, स्पीड मानो ज़्यादा है तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे ना। तो वही बात है कि हम स्पीड को कम करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है, स्पीड को कम करेंगे
ये कम करेंगे तो ये ज़्यादा होगा। पहली बात तो ये समझ में आई कि इन्वर्स वेरिएशन में, मगर इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना जो टाइम दिया हुआ है वो आवर और मिनट दोनों में दिया हुआ है। तो या तो हमें इसको आवर में लिखना है, आवर में लिखना है, या इसको मिनट में लिखना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, हम इसको मिनट में बदल लेते हैं। देखो 4 आवर 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 4 आवर में कितने होंगे बेटा, 4 × 60, 4 × 60 यानी कि 240 मिनट, और 20 मिनट हमारे पास पहले से ही है और एक्स्ट्रा थी, यानी कि 260 मिनट है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये 260 मिनट है। तो हम अब क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे, इसको 260, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, x × 40 इक्वल्स टू 60 × 260, 60 × 260। बस इसमें यूनिट कन्वर्जन था और बाकी कुछ नया नहीं है। 40 से डिवाइड कर देंगे बेटा, एक 0 को काट लो कहीं से भी, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 से 13 जा 130 टाइम। तो x इक्वल्स टू 3 × 130, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आएगा, 390 मिनट। लेकिन आंसर ना आर में दिया होगा शायद से, क्योंकि वहाँ पे भी आर मिनट में दे रखा था। तो 360 मिनट को तुम आवर्स में बदलो, तो बेटा बदलने के लिए मिनट को आवर्स में कैसे बदलते हैं, 60 से डिवाइड करके, 60 से डिवाइड करके। आवर को मिनट में बदल रहे थे, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो उल्टा करेंगे, मिनट टू आवर जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। 66 जा 360, तो कितना बचेगा 30। तो बेटा कितना लगेगा, इसका मतलब हो जाएगा ये हो गए 6 आवर एंड ये जो रिमाइंडर बचा है ना, ये मिनट 30 मिनट। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कर दी जाएगी तो सेम डिस्टेंस कवर करने में अब उसको 6 आवर एंड 30 मिनट लगेंगे।